मेरा तो नसीब ही खराब है जो ऐसे पति से पाला पड़ा है। इनको तो बस अपनी माँ और अपनी घिसी पिटी दिनचर्या से मतलब है। ऑफिस से सीधे घर आते हैं और घर से ऑफिस, और वक्त मिला तो अपनी माँ की खोज खबर लेंगे। अरे इनको अगर अपनी दुनिया इससे ज्यादा बड़ी करनी ही नहीं है तो मुझसे शादी क्यों की? खुद तो कोई शौक है नहीं, मेरे भी सपनों को कुचल कर रख दिया इन्होंने। आज घर आए फिर साफ साफ बात कर लूंगी, बहुत हुआ। रचना फोन पर झल्लाती हुई अपनी माँ सरला जी से कह रही थी। सरला जी बोली, बेटा, पुरुषों को सिर्फ घर की परेशानी नहीं बल्कि बाहर की चिंताओं का भी सामना करना पड़ता है। जिस तरह से लड़की को ससुराल की परेशानी के साथ साथ मायके की परेशानी भी देखनी पड़ती है, शायद उसी तरह कुछ लड़के अपने घर के अलावा अपने सास ससुर की परेशानियों पर भी नजर रखते हैं, पर हम औरतों को वो नजर नहीं आते हैं। तो तुम दामाद जी को हर समय गलत मत समझा करो। रचना बोली, आप तो रहने ही दीजिए माँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप मेरी माँ हैं या उनकी, क्योंकि मेरी सास को अपना बेटा अच्छा लगता है, पर अब तो आपको भी अपना दामाद ही अच्छा लगने लगा है। मैं तो जैसे फालतू हूँ, मेरी इच्छाएं तो जैसे मायने ही नहीं रखती। चलिए छोड़िए, आपसे कहकर भी क्या होगा। इतना कहकर रचना ने फोन रख दिया और अपना गुस्सा बर्तनों पर निकालने लगी। तभी रचना की सास विमला जी रसोई के सामने आई और बोली, बहू, मेरा बेटा दिन रात तुम्हारी खुशी के लिए कितना कुछ करता है, फिर भी तुम अपने पति से संतुष्ट नहीं हो। अरे अब तो तुम्हारी शादी को 8 साल हो गए, अब तक तुम्हें उसका किया हुआ कुछ भी नजर नहीं आता क्या? हद करती हो। रचना बोली, नजर आता है ना, दिन रात श्रवण कुमार बनकर आप लोगों की सेवा जो करते हैं। और जहां तक बात रही मेरे बच्चों की, उनका भी सारा काम पढ़ाई लिखाई तो मैं ही देखती हूँ। तो क्या इन सब चीजों में मैं अपने शौक चूल्हे में डाल दूं? आप तो यही चाहती है ना? विमला जी बोली, बहू, तुम्हें समझाना दीवार में सिर मारने जैसा है। जिसे अपने पति का किया ही नहीं दिखता, उसे अपनी सास की मंशा कैसे समझ में आएगी? अब तो मैं भी हार मान चुकी हूँ और मेरा बेटा भी अपना मुंह बंद कर चुका है। तो अब तुम जानो और वो जाने। इतना कहकर विमला जी वहां से चली गई। शाम होने को आई थी। रचना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई। तभी उसकी सहेली सोनी का फोन आया। और बताओ रचना, इस साल का प्लान तो कैंसिल नहीं करोगी ना? तुम हम लोगों के साथ चल रही हो? रचना गुस्से से भरी पड़ी थी। उसने कहा, रहने दो सोनी, तुम जैसी ना किस्मत है मेरी, ना ही तुम्हारे जैसा पति मिला है जो हर साल मुझे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाए। तो तुम जाओ, घूम कर आओ और बताना क्या क्या देखा, क्योंकि मुझे तो बस यहाँ बुजुर्गों की सेवा के लिए लाया गया है, तो वही करूंगी। विमला जी के कानों में ये सारी बातें जा रही थी। वो सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी बस उनका बेटा रोहन आ जाए ताकि बहू की किचकिच सुनाई ना पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रचना ने अनमने ढंग से उठकर दरवाजा खोला। सामने रोहन था। वो मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए एक सरप्राइज लाया हूं, पर पहले एक अच्छी सी चाय पिला दो, फिर बताता हूं। रचना के मन में एक उम्मीद जगी। हो सकता है जो वो सोच रही हो वही रोहन भी सोच रहा हो, वो उसे कहीं घुमाने के लिए ले जाए। यही सोचकर वो रसोई में गई और पति के लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाई और बैठ गई उसके सामने कि वो घुमाने कहाँ ले जाएगा। रोहन ने कहा, हाँ रचना, तो सुनो, तुम कहती थी ना कि बस हमारे कमरे में एसी लगा हुआ है तो बच्चे भी हमारे कमरे में ही सोने के लिए चले आते हैं, और एक पलंग पर तुम्हें बहुत दिक्कत होती है और तुम्हें नीचे सोना पड़ता है। रचना बोली, तो? रोहन बोला, तो मैंने ये तय किया है कि इस बार बच्चों के कमरे में एक एसी लगवा दूंगा और उस कमरे में एक अलग से खाट बिछा दूंगा ताकि जब कभी माँ का मन करे तो वो भी वहीं सो जाया करेंगी। तो बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बच्चे खुशी से उछल पड़े। अरे वाह, हमारे कमरे में भी एसी लगेगा, फिर तो हमें एक पलंग पर सिमट कर नहीं सोना पड़ेगा। वाह पापा, आप तो बेस्ट हो। बच्चों की खुशी देख रोहन खुश हो रहा था, परंतु रचना के चेहरे पर तनिक भी खुशी नहीं थी। रचना बोली, यही सरप्राइज था? वो बोला, हाँ, क्यों, तुमने कुछ और सोचा था? रचना गुस्से में बोली, भाड़ में गया आपका सरप्राइज, मुझे ये नहीं चाहिए था। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से उठकर रसोई में चली गई। रोहन उसके पीछे पीछे रसोई में आया और बोला, मैंने सोचा था तुम खुश हो जाओगी, पर तुम्हारा चेहरा तो अभी भी गुस्से से लाल है। रचना बोली,
मैंने सोचा था इस बार आप हमें कहीं घुमाने ले चलेंगे, और मैंने अपनी सहेली के साथ प्लान भी बना लिया था कि हम मनाली घूमने जाएंगे। उसका हस्बैंड हर साल उसे कहीं ना कहीं ले जाता है। अरे उसने तो ये तक कहा था कि वो सारी व्यवस्था कर लेगी, बस हम लोग उसके साथ चलें। पर आज 9 साल हो गए शादी को, लेकिन आप कभी मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। रोहन बोला, मेरी बात तो सुनो। रचना बोली, क्या सुनूं? एसी लगवाने के पीछे भी आपकी यही मंशा है कि आपकी माँ को गर्मी ना लगे, पर मेरा क्या? हर बार आप एक ही बहाना बनाते हैं कि इस बार रहने दो, अगली बार चलेंगे। अरे यही कहते कहते इतने साल बीत गए, अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और आपकी कंजूसी है कि खत्म ही नहीं होती है। अब जाइए यहाँ से और मुझे खाना बनाने दीजिए, वरना आपकी माँ कहेंगी कि भूखा मारती हूं मैं उनको। इतना कहकर रचना फिर से बर्तनों पर अपना गुस्सा निकालने लगी। रोहन उदास होकर कमरे में आ गया। तभी रोहन का बेटा रवि, जो 8 साल का था, वो बोला, पापा हम तो इसी लगने से बहुत खुश हैं, लेकिन मम्मी ने सोनी आंटी के साथ घूमने का प्लान बनाया है, तो क्या हम लोग उनके साथ घूमने नहीं जा सकते? रोहन सब समझ गया। उसने बेटे को तो समझा दिया और फिर अपनी तरफ से रचना को भी समझाने की खूब कोशिश की, पर कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। फिर रात को रचना ने सबको खाना खिलाया और खुद बिना खाए ही चुपचाप से मुंह घुमाकर सो गई। सुबह रचना की आंख खुली तो 9:30 बज चुके थे। वो कमरे से बाहर निकली तो चारों तरफ सन्नाटा था। रोहन घर में कहीं नहीं दिख रहे थे। तभी विमला जी आई और बोली, बहू ये तुमने अच्छा नहीं किया, कभी कभी अपने गुस्से पर काबू करना सीख लेना चाहिए। लगता है आज मेरा बेटा भूखा प्यासा ही घर से बाहर चला गया। रचना बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो आप उनकी इतनी चिंता कर रही हैं। आज शनिवार है तो हो सकता है दूध लेने गए होंगे या फिर बाथरूम में होंगे। विमला जी बोली, नहीं बहू, मैंने देखा था उसे तैयार होकर उदास चेहरा लेकर जा रहा था। मैंने आवाज भी दी थी, कहा भी कि बेटा मैं चाय बना देती हूं, पर उसने जवाब नहीं दिया और चला गया। अब तो रचना को भी चिंता होने लगी थी। उसने तुरंत रोहन को फोन लगाया और बोली, आज तो शनिवार है, आज तो दफ्तर नहीं जाना था, फिर कहाँ निकल लिए घर से? रोहन बोला, रचना मैं तुम्हें कल ही बोलने वाला था, पर तुमने मौका ही नहीं दिया। आज दूसरे शहर में मेरी मीटिंग है, जाना जरूरी था, और तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा। वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है, और हाँ, जो भी थोड़े बहुत पैसे मैंने जमा करके रखे हैं वो तुम्हारी अलमारी के दूसरे खाने में रख दिए हैं। उतने में अगर तुम्हारा और बच्चों का घूमना हो जाए तो तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं तो उस बजट में फिट नहीं हो पाऊंगा, और मेरी वजह से तुम लोग अपना ट्रिप खराब करो ये मैं नहीं चाहता। मेरे हिसाब से तुम बच्चों के साथ घूमने जा सकती हो, और मेरा क्या है, मैं तो तुम लोगों की मुस्कुराहट में भी खुश हो लेता हूँ। जानती हो रचना, ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई शौक नहीं, लेकिन क्या करूं, जिम्मेदारियों के नीचे अपने शौक मैंने कब मार दिए मुझे भी याद नहीं। रचना कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप अपने पति की बातें सुने जा रही थी। वो बोली, आप अपने मन की तकलीफें मुझसे कहाँ कहते हैं कभी, आप मुझे अपना समझते ही नहीं हैं। आप तो बस अपनी माँ के सामने अपना दर्द बयां करते हैं। रोहन बोला, रचना मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, पिछले साल घूमने के लिए मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे, पर उसी वक्त तुम्हारे पापा की आंखों का ऑपरेशन करवाने की खबर आई थी, याद है तुम्हें? रचना बोली, हाँ, पर उन खर्चों का हमारे घूमने से क्या संबंध? रोहन हंसकर बोला, रचना तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि तुम्हारे भाई ने उनके ऑपरेशन में खर्च के लिए मना कर दिया था। रचना बोली, क्या आप झूठ बोल रहे हैं ना? रोहन बोला, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? तुम्हारी माँ ने उदास होकर मुझे फोन किया था और सब बताया था। तब मैं ही था जिसने तुम्हारे पापा के ऑपरेशन का सारा खर्च उठाया था। मैंने सोचा घूमने से ज्यादा तुम्हारे पापा की आंखों का ठीक होना जरूरी है, जिससे वो अपनी बेटी को देख पाएंगे और उनके जीवन में उजाला बना रहेगा। रचना हैरानी से बोली, माँ ने कुछ बताया क्यों नहीं, और इसीलिए वो आपके खिलाफ? रोहन बोला, मैंने ही उन्हें मना किया था, और हाँ, अपनी माँ को भी मैंने ही मना किया था कि तुम्हें इस बारे में कुछ ना बताएं।
मैं जानता हूँ मैं अपनी सास का बेटा नहीं हूँ, तो क्या हुआ, दामाद भी तो बेटे जैसा ही होता है। और अक्सर तुम्हारे पापा ये बात कहते थे ना, तो मैंने सोचा मैं अपना फर्ज निभा देता हूँ। पर एक बात बताओ, मैं अच्छा दामाद तो बन गया, पर शायद अच्छा पति ही नहीं बन पाया। रचना फूट फूट कर रोने लगी और बोली, आप इतना कुछ मेरे घर वालों के लिए करते रहे और मैं पागल आप पर लांछन लगाती रही। बस अभी के अभी आप वापस घर आ जाइए। उस रात रचना को नींद नहीं आई। अपनी गलती का एहसास उसे सोने नहीं दे रहा था। रोहन दूसरे दिन अपना काम निपटाकर जल्दी से जल्दी घर आया। जैसे ही रोहन घर आया, रचना भागकर उसके सामने आई और बोली, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। रोहन ने मुस्कुराकर उसे गले से लगाया और बोला, तुम खुश रहो, उसी में मेरी खुशी है। ये बात तुम क्यों नहीं समझती? बस दुख मुझे इस बात का है कि इतने सालों का हमारा साथ है, फिर भी कभी कभी मैं खुद को अकेला महसूस करता हूं। रचना की आंखों से आंसुओं की धार बहे जा रही थी। वो बोली, मुझे अपराध बोध हो रहा है कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। यहां तक कि माँ जी के बारे में भी मैंने अच्छा नहीं सोचा। वाकई में मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। रोहन ने रचना के आंसू पोंछे और बोला, तुम्हें अगर अपनी गलती का एहसास है तो यही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि कई बार दामाद अपना फर्ज निभा जाते हैं पर पत्नी को अपने पति का किया हुआ नजर नहीं आता है। और मैं जताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया। पर उम्मीद करता हूं आगे तुम भी इस घर के लिए अपना फर्ज पूरा करती रहोगी। तभी विमला जी वहां आई और बोली, मैं कहती थी तुझे कि इसे बता दे, अगर बता देता तो कम से कम इसके मन में इतने सालों का मलाल तो नहीं रहता। और बहू, कई बार आदमी परिस्थितियों के कारण पत्नी को वक्त और दुनिया भर की खुशियां नहीं दे पाता है, पर छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना ही एक अच्छी बहू, बेटी और पत्नी का फर्ज होता है। रचना ने विमला जी से भी माफी मांगी। विमला जी ने अपना बड़ा हृदय किया और बहू को खुशी खुशी माफ कर दिया, ये कहते हुए कि तुम मेरे घर की रौनक हो, तुम खुश हो तो हमारा परिवार भी खुश है। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।